गांव के बच्चे उसे रघु पागल कहकर बुलाते थे। जब रघु अपने आप में बुदबुदाते हुए धूल भरी सड़कों पर घूमता था, तो बच्चे अक्सर उसका पीछा करते थे और उनकी हंसी गूंजती रहती थी। कभी कभी वह एक अजीब तरह के नाच में खो जाता था। उसके अंग एक अजीब सी लय में चलते थे, जो उसके मैडपन को और बढ़ा देता था। गांव के बड़े लोग हालांकि खुलकर उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, लेकिन सिर हिलाते और आपस में फुसफुसाते, बेचारा रघु अपना दिमाग खो बैठा। रघु अक्सर गांव के चौराहे पर भटकता रहता था, जहां बूढ़े लोग इकट्ठा होकर अपने अपने हुक्के पीते और दिन भर की घटनाओं पर चर्चा करते थे। वह उन्हें खाली निगाहों से घूरता रहता। उसकी आंखों में एक एम्प्टीपन था, मानो वह उन लोगों को रिकॉग्निशनता ही न हो जिनके साथ वह मोमेंट सा बढ़ा था। कभी कभी वह अस्पष्ट रूप से मटरिंगता, उसके शब्द गड़बड़ और निरर्थक होते। बूढ़े लोग आह भरते और एक दूसरे को लाइवसती निगाहों से देखते। उनका मानना था कि रघु तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, एक ऐसी दुनिया जहां तर्क और कारण का कोई स्थान नहीं था। फिर भी ऐसे पल आते थे, क्षणभंगुर और दुर्लभ, जब रघु के चेहरे पर पहचान की एक झलक दिखाई देती थी। एक बच्चे की हंसी उसे रोक देती, उसका सिर थोड़ा झुक जाता जैसे वह कुछ सुन रहा हो। पास के एक घर से आती हुई ताजी रोटी की महक से उसके नथुन फड़क उठते, उसकी आंखों में लालसा की एक झलक दिखाई देती। उन संक्षिप्त क्षणों में मैडपन दूर होता हुआ प्रतीत होता था और उसकी जगह एक गहरा दुख छा जाता था, जो उसके होठों के कोनों को अपनी ओर खींचता था। बूढ़ा श्याम, जिसका तपा हुआ चेहरा जीवन भर की सन और मेहनत से सना हुआ था, उन गिने चुने लोगों में से एक था जिन्हें त्रासदी से पहले का रघु याद था। उन्हें वह तेज युवक याद आया, जो जीवन और हंसी से भरपूर था और गांव की शान था। रघु हमेशा से अलग था, बुरे तरीके से नहीं, बल्कि एक ऐसे तरीके से जो उसे सबसे अलग करता था। उसके पास एक तेज दिमाग और ज्ञान की प्यास थी, जो उनके छोटे से ग्रामीण समुदाय में असामान्य थी। जब उसकी उम्र के दूसरे लड़के अपना दिन खेतों में काम करने या खेल गेम्स में बिताने में संतुष्ट थे, रघु अक्सर किताबों पर तिलते हुए पाए जाते थे। उसका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। उसके पास वर्ड्सों का एक उपहार था, उन्हें एक साथ बुनने का एक तरीका जो पाठक को दूर देशों और जादुई दुनिया में ले जा सकता था। कागज के टुकड़ों पर साफ साफ लिखी उसकी कहानियां गांव भर में घूमती थीं, जो छोटे बड़े सभी के लिए खुशी और आश्चर्य लेकर आती थी। शाम को वह दिन याद आया जब रघु की कहानियों ने गांव के मुखिया का ध्यान खींचा था। मुखिया, एक सख्त लेकिन निष्पक्ष व्यक्ति, रघु की प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे अपने अधीन ले लिया, उसे किताबें प्रदान की और उसे अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। रघु मुखिया के मार्गदर्शन में फला फूला, गांव के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। लेकिन लग रहा था किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव वाले उस दुर्घटना के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज में दया और भय का मिश्रण था। रात स्टॉर्मी थी, हवा बांसुरी की तरह गरज रही थी और बारिश बेरहमी से बरस रही थी। रघु अपनी कुछ रचनाएं बेचने शहर गया हुआ था। वह अपने समाचार और जितने पैसे कमाए थे उन्हें साझा करने के लिए उत्सुक होकर घर लौटा था, लेकिन उसका स्वागत एक फिरानक सन्नाटे ने किया। पता चला कि तूफान ने उसकी पत्नी और छोटे बच्चे की जान ले ली थी। गांव के किनारे पर स्थित उनकी छोटी सी झोपड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई थी, जिसमें रहने वालों का कोई निशान नहीं बचा था। विलेजर्सों ने कई डेयों तक खोजबीन की, उनके दिल दुहक से भरे हुए थे, लेकिन यह एक डिस्पेयरजनक काम था। उफनती नदी सब कुछ निगल गई थी, अपने पीछे केवल तबाही और निराशा का निशान छोड़ गई थी। उन्होंने कहा, रघु, उस दिन बदल गया था।
उसकी आंखों में जो रोशनी कभी इतनी चमकती थी वह बुझ गई थी। उसकी जगह एक सुस्त दर्द ने ले ली थी जो उसे अंदर से ही खाए जा रहा था। वह भूत की तरह गांव में घूमता रहा। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके बाल उलझे हुए थे। अपने आप में बड़बड़ा रहा था और अनुपयुक्त समय पर हंस रहा था। ग्रामीण यह नहीं लाइव्सते थे कि उसकी मदद कैसे करें, केवल असहाय सहानुभूति में देख सकते थे क्योंकि रघु खुद में और पीछे हटता गया।